नमस्कार बच्चों, आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के यूनिट 5। भूगोल में यूनिट 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसका आज आखिरी भाग है। तो देखते हैं इसमें जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यूट्यूब निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल पर उनका स्वागत है। तो देखते हैं आगे, शुरू करते हैं। आज हम इसका आज आखिरी भाग जो देखना है। चलिए, खनिजों का संरक्षण क्या कह रहा है? खनिजों का संरक्षण यानी जो धरातल की ऊपरी परत को खनन करके खोद करके निकाले जाने वाले पदार्थ है, वही खनिज संसाधन कहते हैं। और उन्हीं को कह रहा है हमें बचाने की आवश्यकता है, उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए कह रहा है उनका संरक्षण। ठीक है। चलो, हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपरिचित है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि सभी उद्योग, जितने भी प्रकार के उद्योग, चाहे चीनी उद्योग हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, जो जूता चप्पल चमड़े जूट का उद्योग हो, टाट पट्टी बनाने का उद्योग, किसी भी प्रकार का जो उद्योग है उन सब में, और कृषि की खनिज, जो कृषि से उत्पादित उन निक्षेपों से जो बनने वाली वस्तुएं हैं, उन पर ही पूरा का पूरा निर्भर है। तो खनन योग्य निक्षेप की खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है। क्या कह रहा है? खनन योग्य निक्षेप, खुदाई के योग्य जो निक्षेप है, जमाओं की कुल राशि हो असार्थक अंश है। सार्थक नहीं बल्कि असार्थक। अर्थात भूप्रपटी का 1% जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम भूप्रपटी की ऊपरी परत को खोदकर जिस खनिज को निकाल रहे हैं, जिस संसाधन को हम निकाल रहे हैं, जिसमें उनका निर्माण हो रखा है, तो उस वस्तु को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, बनने में। ठीक है। और निकालने के लिए हम बड़ी तेजी के साथ निकाल लेते हैं, और उनका उपयोग बड़ी तेजी के साथ हम कर रहे हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम, थोरियम हो, खनिज पदार्थ, जो तेल हो, प्राकृतिक गैस, बनने में तो समय इनको लगता है, लेकिन हम निकाल के तुरंत उनका उपयोग करके काम खत्म। ठीक है। खनिज निर्माण की भौगोलिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपयोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। मतलब जो वस्तु बनने की जो प्रक्रिया है बहुत स्लो है, खनिज संसाधन बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है, धीमी प्रक्रिया है, लेकिन हमारी उपयोग करने की प्रक्रिया बहुत तेज है। हम इसका उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो बन लंबे समय में रहा है। ठीक है। कह रहा है कि उसको भरपाई करना संभव नहीं, जहां से खनिज को निकाल रहे हैं उसकी भरपाई करना संभव नहीं है। कारण वही है कि लंबे समय में जो बनना है, इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। इसीलिए कह रहा है जो खनिज संसाधन हो क्या है? सीमित है, ज्यादा मात्रा उनकी नहीं है, अनवीकरण योग्य है और बार बार नया बनने वाला नहीं है। ठीक है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की आर्थिक मूल्यवान संपत्ति है। जो खनिज का जमाव है, खनिजों का जो जमाव हमारे यहाँ पाया जा रहा है, वो बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है ना, बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है। लेकिन ये अल्पजीवी, इनका जीवन कम है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है। जो अयस्क, कच्चे अयस्क पाए जाते हैं, उनके उत्खनन में खर्च ज्यादा है।
खुदा खोद करके निकालने में उनका खर्च ज़्यादा लगता है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। जितनी गहराई में खुदाई करके हम वस्तु को निकालेंगे उतना ही उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता जो है कम होती चली जाती है। ठीक है, अच्छाई की मात्रा उतनी ही उसमें कम हो जाती है ज़्यादा गहराई के साथ बढ़ने पर। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। अपने खनिज संसाधनों को, जो हमारे खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से, एक सही ढंग से, एक योजनाबद्ध तरीके से, एक किस मात्रा में उपयोग करना है उसके लिए तालमेल बनाना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, है ना, कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम वस्तु का उत्पादन करें और उससे कम ही उत्पादन करें, कम से कम उत्पादन करें वस्तु का, और कम से कम उस वस्तु को उत्पादन करके उपयोग करने का प्रयास करें। ठीक है, आगे कह रहा है, निम्न कोटि के एक अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। कह रहा जो निम्न कोटि के अयस्क हैं उनका कम लागत पे कम खर्च लगे, कम पैसा लागत हो, उसके साथ ही उनमें अच्छा बनाया जाए और उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करते रहना चाहिए, जो सही तरीके से बनाना चाहिए, अच्छे प्रकार के बना के उसका उपयोग करना चाहिए। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यानी जो धातु है उनका पुनः फिर से उसको बनाया जाए, इकट्ठा किया जाए, मशीन में डाला जाए और उसे फिर उसके लायक, उपयोग के लायक नया बनाया जाए, तभी हमें खनिज की भरपाई हो सकती है, वरना खनिज संसाधन की भरपाई नहीं हो सकती। आगे ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन भैया कोयला आ जाता है, प्राकृतिक गैस वगैरह आ जाती है, देख लेते हैं लकड़ी वगैरह आती है, पेट्रोलियम पदार्थ भी उसी में आ जाएगा, तो देख लेते हैं क्या क्या कर रहा है। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, जैसे बिजली हमारी क्या है, ऊर्जा है, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में रोशनी व ताप के लिए गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खाना पकाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कोयले से हम खाना पकाते हैं, लकड़ियों से खाना पकाते हैं, उससे ऊर्जा निकलती है, ताप निकलता है। रोशनी करने के लिए बिजली वगैरह जैसे हम लोग देखते हैं, सौर ऊर्जा हो या जल विद्युत ऊर्जा हो। गाड़ियों के संचालन के लिए डीजल पेट्रोल का उपयोग करते हैं। उद्योगों में मशीनों के संचालन के लिए बिजली बनाई जाती है, तभी उद्योग मशीन चलती है। संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सही बात है। घर में हमारे देखिए इन्वर्टर लगा, लाइट लगी, तो ऊर्जा ही तो है। ऊर्जा का उत्पादन, ईंधन, खनिजों, जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उन कौन से ईंधन से होता है देख लेते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। भाई कोयला होता है, उससे भी हमने अभी बताया कि कोयले से भट्टियाँ वगैरह जलती हैं। पेट्रोलियम पदार्थ, गाड़ी मोटरसाइकिल चलती नहीं है, चलाई जाती हैं। प्राकृतिक गैस, घर में खाना बनाते हो, चूल्हा, गैस चूल्हा का हर व्यक्ति के यहाँ चल रहा है। सीएनजी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो चल रही है ना, पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी गैस। यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है, यूरेनियम वगैरह से देखो, है ना, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जाता है। जो ऊर्जा के साधन है, परंपरागत और गैर परंपरागत, दो भागों में इनको बांटा गया है। तो परंपरागत में देख लेते कौन सा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो, जिसका उपयोग पहले शुरू से करते चले आ रहे हैं। लकड़ी, उपले, उपले मतलब गोबर के जो कंडे बनाए जाते हैं, है ना, गोबर के कंडे या कंडियां जो बनाई जाती। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों, जल विद्युत तथा ताप विद्युत, जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों को शामिल कर रहा है, इसमें सम्मिलित है, सम्मिलित है। और क्या करें, गैर परंपरागत साधनों में सौर, जिनका उपयोग नए तरीके से शुरू हुआ है, परंपरागत तरीके नहीं, पुरानी तरीके नहीं।
तो गैर परंपरागत में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, मतलब सौर मतलब सूर्य से बनने वाली सौर ऊर्जा, जो आपके यहाँ सौर प्लांट लगे हुए हैं, आपके छतों पे लगा लेते हैं आप। हवा के द्वारा बनने वाली बिजली, पवन ऊर्जा। ज्वारीय, समुद्रों की लहरों से बनने वाली। भूतापीय, पृथ्वी के नीचे के धरातलीय तापमान से बनने वाली। बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा, बायोगैस कह रहा है, और परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है ना, परमाणु केंद्र बनाए गए हैं, तारापुर, नरोदा सब बनाए गए ना। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। गांव में कह रहा है लकड़ी जलाने के लिए, और उपले गोबर के कंडे जो बनाए जाते हैं उसके बाद कह रहा है ये ज्यादा मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दोनों साधनों से प्राप्त होता है। कह रहा है ग्रामीण परिवार में अनुमान के आसपास लगभग 70% लोग कंडी मतलब उपले और लकड़ी का प्रयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो। और क्या कह रहा है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण, यानी अब वनों की संख्या घटती जा रही है, जिसके कारण इनका उपयोग करना कठिन होता जा रहा, यानी लकड़ियों का उपयोग करना कठिन होता जा रहा है। भाई लकड़ियां ही नहीं मिलेगी तो उपयोग कैसे करेगा आदमी। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है। अब उपलों का भी उपयोग बहुत कम किया जा रहा है, लोग इसके उपयोग करने से बच रहे हैं, इसलिए हतोत्साहित हो रहा है। क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपयोग होता है। क्यों? गोबर से घर बहुत अच्छी खाद बनती है, जिसकी वजह से उपले नहीं बनाए जाने चाहिए, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा रहा है। तो गोबर की खाद देखो हर आदमी अपने खेतों में डाल रहा है, जिसके पास है उपलब्ध है खेतों में डालता है। अब खाद बहुत अच्छी बनती है, उत्पादन के लिए बहुत अच्छी चीज है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, अब परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है वो देख लेते हैं। तो कोयला कहाँ से पाया जा रहा है। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला, भारी संख्या में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, जीवों के अवशेष से बना हुआ ईंधन। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। तो देश की ऊर्जा है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे प्रदान कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घरेलू आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए किया जा रहा है, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर, जो व्यापारिक स्तर पर जो ऊर्जा बनाई जा रही है बेचने के लिए, वो सबसे ज्यादा किस पर है? कोयले पर ही निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों तथा लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। जो लकड़ियां वगैरह के जो संपीड़न पर लगने के जो पेड़ पौधे वनस्पतियां दब गई पृथ्वी के अंदर नीचे, वही सड़ी गली जीव जंतु जो दबे सड़े गले मले, उनकी वजह से इन कोयले का निर्माण हुआ है। इसे संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। नीचे ताप और दाब पड़ा लकड़ी पर, इसलिए वह कोयला अनेक रूपों में बदल गया। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। जो दलदली क्षेत्र में जो दबा हुआ है, नष्ट हुआ कोयला है, वनस्पतियां जो नष्ट हुई हैं, उनसे जो कोयला उत्पन्न होता है उसे पीट कहते हैं, जो सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें कम कार्बन की मात्रा कम होती है, नमी की उच्च मात्रा, यानी मुलायम होता है, नमी होती है इसमें, निम्न ताप क्षमता होती है, ताप इसमें बिजली का जो ताप होता है, जो ताप क्षमता होती है गर्मट, वो कम होती है इसमें कोयले में। लिग्नाइट एक निम्न क्वालिटी का भूरा कोयला है। पीट से थोड़ा सा अच्छा जो कोयला होता है वो भी निम्न होता है, लेकिन पीट से अच्छा होता है, जिससे लिग्नाइट कोयला का रंग भूरा होता है। तो लिग्नाइट कोयले का रंग कैसा होता है? भूरा। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक, लिग्नाइट कोयला क्या कह रहा है? मुलायम होता है, और उसके साथ साथ अधिक देख लो, ये कोयला का आंतरिक दृश्य, जहां से खान से कोयला निकाला जाता है, मशीन वगैरह का मॉडल देख लो, है ना। ये बच्चों फिगर क्या कह रहा है? मुलायम होने के साथ साथ अधिक, एक सेकंड,
मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है, इसमें भी नमी पाई जाती है ना। ये देख लो कोयले की खदान बाहर से, वो हमने आपको अंदर दिखाया। नमी होती है लिग्नाइट कोयले में। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं, यानी लिग्नाइट का जो सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है कोयले का, वो कहाँ है? वो तमिलनाडु के नवेली में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला, उसका भंडार वहाँ ज़्यादा है। और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं, और इसका उपयोग किसमें? बिजली बनाने में काम किया जाता है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। जो अत्यधिक गहराई में दब गया है, जिसमें ताप और दाब अधिक पड़ा है, प्रभाव से कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। कौन सा कोयला गहराई में ज्यादा पाया जा रहा है? कौन सा? बिटुमिनस कोयला। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है, यानी व्यापार के क्षेत्र में इस कोयले का महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। किसके शोधन में? धातु शोधन। धातुओं को जो गलाया जाता है, तो उन भट्टियों में इस कोयले का उपयोग, बहुत बड़े मात्रा में बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जो भट्टियां जलाई जाती है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। यानी कि जो लोहा गलाने की जो भट्टियां होती हैं, जो उन भट्टियों में इस कोयले को प्रयोग किया जाता है बिटुमिनस का, जो जला करके लोहे को गला करके उसका आकार या रूप बदला जाता है, बनाया जाता है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला माना जाता है वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट, जो कठोर होता है, जिसके जलने पर धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, तो कोयला कितने प्रकार का बच्चों? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला, पहले नंबर पर सबसे अच्छा कोयला। दूसरे नंबर पर बिटुमिनस कोयला, दूसरे पर कौन? बिटुमिनस। तीसरे पर लिग्नाइट, और चौथे पर पीट कोयला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। 2 युग आए थे, जो उसमें जो भूगर्भिक संरचनाएं हुई थी, उनमें से 2 ऐसे काल आए थे जिसमें कोयला पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। मतलब गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है बनी थी, भूगर्भिक चट्टान जो बनी, कौन सी थी? गोंडवाना क्रम की चट्टान, जिसकी आयु या उम्र लगभग 2 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। कितनी? 2 लाख वर्ष से अधिक, साल से अधिक मतलब। और दूसरा टर्शियरी निक्षेप, दूसरा टर्शियरी युग में जो बनी थी चट्टान, उसमें टर्शियरी युग के निक्षेप से जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है, जो नई बनी हुई 55 लाख वर्ष पुरानी चट्टान है, जिसमें कोयला पाया जाता है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान से जो कोयला पाया जाता है, उसे धातुओं को शोधन करने के काम में लाया जाता, धातु शोधन कोयला है। के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, कहाँ पाया जा रहा है? दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड से निकल के जाती नदी दामोदर, तो इसीलिए कहा जा रहा है झारखंड और पश्चिम बंगाल में नदी घाटी पाई जाती है, जहां पर कोयला पाया जा रहा है। झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है। झरिया रानीगंज बोकारो, जो ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा जैसे क्षेत्र पाए जा रहे हैं, है ना, छत्तीसगढ़ से, उन सब क्षेत्रों में ये पाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते। गोदावरी नदी, महानदी और सोन नदी तथा वर्धा नदी, जो नदियां हैं, उनकी घाटियों में भी, निचले क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। टर्शियरी युग का कोयला कहाँ पाया जा रहा है? तो मेघालय में, यानी पूर्वोत्तर भारत में, 7 सिस्टर जिन राज्य को कहा जाता है, वहाँ भारत के पूर्वी राज्यों में, तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण है कि कोयला स्थूल पदार्थ है। कैसा है?
स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। स्थूल पदार्थ कोयले को इसलिए कहा जा रहा है बच्चों, क्योंकि अगर हम कोयले को जलाते हैं, 1 किलो कोयला ले लो, उसको जलाओ तो 1 किलो राख हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि जल करके राख हो जाएगा जिसका वजन कम हो जाएगा। इसलिए इसको स्थूल पदार्थ कहा जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्र अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। कह रहा है इसलिए जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं वो ताप विद्युत केंद्र, ताप विद्युत गृह जहाँ पे बिजलियां बनाई जा रही हैं, उन कोयला क्षेत्रों के आसपास ही उनको स्थापित किया जा रहा है। पेट्रोलियम, अब बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ की, तो देखते हैं भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज तेल पृथ्वी से खोदकर निकाला जाने वाला जो तेल है, इसकी बात करें। कोयले के बाद सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो पेट्रोलियम पदार्थ। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है, मशीनों वगैरह को चलाने के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। क्या कह रहा है? मशीनों वगैरह को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडी बिंदु का काम करती है। तेल शोधनशालाएं जहाँ जहाँ है देख लो, किसी मथुरा में आपका तेल शोधनशाला है जहाँ से तेल को रिफाइन करके अनेक स्थानों पर बेचा जाता है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। क्या कह रहा है कि भारत में ज्यादातर जो पेट्रोलियम पदार्थ पाए जा रहे हैं वो कहाँ है? वो टर्शियरी युग की चट्टानों में पाए जाए। और कहाँ पे? उनकी अपनति व भ्रंश ट्रैप में। अपनति ऊपर उठा, अपनति नीचे अवनति, तो ऐसे जो लहरदार मोड़ होता है वहां पर। और क्या कह रहा है? भ्रंश ट्रैप जो नीचे धसे हुए भाग है उनमें पाई जाती है। वलन जो मोड़दार होता है, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाए जाते हैं। जो अपनति में ऊपरी हिस्सा होता है मोड़दार, उसमें गुंबद पर्वतीय क्षेत्रों के जो गुंबदी क्षेत्र पर पाए जाते हैं उनमें भी पाया जा रहा है। जहां उत्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप होता था, ट्रैप हुआ होता है, तेल धारक परत सन्नद्ध चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है। एक परतदार चट्टानों के बीच में यह पाया जाता है जहाँ पे चूना पत्थर की चट्टान या बलुआ पत्थर की चट्टान पाई जाती है, जिससे तेल प्रवाहित हो सकता है। जिसमें क्या है? तेल बह सकता है, प्रवाहित हो सकता है। ठीक है। मध्यवर्ती और संबंध परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। जो बीच की जो परत है वो क्या है? ठोस है, असंबंध है, जिसमें तेल सोख नहीं सकता, सोख कर नीचे नहीं जा सकता, ना ऊपर जा सकता है। तो कह रहा है ना ऊपर उठने देगा और ना नीचे रिसने देगा वो चट्टान से। पेट्रोलियम संबंध और असंबंध चट्टानों के बीच, संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप भी पाया जाता है। धसाव जो चट्टानों को पाया जाता है, ट्रैप भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भाई गैस देखो हल्की होती है, जैसे हम लोग घरों में देखो गैस खोलते हैं ना चूल्हे में, तो सांस भगती है बहुत, दिखती है, दिखती नहीं लेकिन उड़ती ज्यादा, दिखाई नहीं देती लेकिन उड़ती है। तो इसीलिए कह रहा है वो हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। जो खनिज तेल है हमारा उनके ऊपर पाई जाती है। पृथ्वी के नीचे जो तेलों को खोद के निकाला जा रहा है उन्हीं के ऊपरी परत पे पाई जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। मतलब भारत में पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? तो मुंबई हाई, गुजरात और असम 3 जगह पाया जाता है। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है।
मतलब गुजरात में अंकलेश्वर एक ऐसा स्थान है जहाँ तेल का सबसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। सबसे पहले तेल कहाँ पाया गया था भारत में? तो असम में। डिगबोई, नारकटिया और मोरन होगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि तेल कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? असम में तो डिगबोई, नारकटिया और मोरन होगरीजन है जहाँ पे तेल पाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको हम बच्चों कि डिगबोई जो है, ये डिगबोई नाम नहीं था। वहां पे तालाब में बच्चे नहा रहे थे बच्चे नहा रहे थे तो अंग्रेज आए थे। तो बच्चे डुबकी मार मार के नहा रहे थे, नाक पकड़ के डुबकी लगाते हैं, जो पानी में डूब जाते निकलते हैं। तो उन्होंने उनको कहा, ए डिग बॉय, ए डिग बॉय। बच्चों को बोला डिग बॉय, डिग बॉय, मतलब कि डुबकी लगा के नहाने वाले बच्चों, उनको डिग बॉय, डिग बॉय। तो वहीं से इसका नाम डिगबोई पड़ गया, असम में, जहां पर सबसे पहले तेल पाया गया था। अब इसको मानचित्र में देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जा रहा है? जहाँ पेट्रोलियम पदार्थ होगा वहीं ये भी पाई जाएगी। ठीक है। और जब कच्चे तेल को सतत पर लाया जाता है, जो कच्चा तेल होता है, जो डीजल पेट्रोल आप यूज करते हैं मोटरसाइकिल डाल के, ये कच्चा होता है। ये पहले इसको लाया जाता है, रिफाइनरी के अंदर पर रिफाइन किया जाता है, तो हमारे उपयोग के लायक बनाया जाता है। नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं का। तो क्या कह रहा है कि कच्चा कह रहा है कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। कौन? गैस जो होती है प्राकृतिक मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता। देख लो भैया, औद्योगिक ईंधन, गाड़ियां चली रही इससे सीएनजी की, और घर में खाना आप बना ही रहे हैं बैठ करके, है ना। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य, गर्म करने के उद्देश्य करा, और रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, और परिवहन ईंधन के रूप में, और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब कई रूपों में प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा रहा है। जैसे हमने खाना बनाने कहा तो आपने देखा ही, गाड़ी चलाने के बाद की तो आगे बात। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण सीओडी नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन और घरों में खाना पकाने के ईंधन पीएनजी, परिवहन ईंधन सीएनजी और खाना पकाने के ईंधन पीएनजी के रूप में भी उभर रहा है। मतलब बड़ी तेजी के साथ गाड़ियों के उपयोग में और घर में बनाने वाली खाना बनाने वाली गैसों के रूप में इसका उपयोग बड़ी तेजी से उभर रहा है। लोगों में मांग बढ़ी है, लोग इसका उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबद्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। कह रहा जो गैस के भंडार हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं? तो मुंबई हाई और अन्य उससे लगे क्षेत्रों में, जैसे पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंभात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संबोधित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के लिए नए भंडार की खोज की गई है। पूर्वी तट पर कह रहा है कृष्णा और गोदावरी नदियों के बेसिन के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है, मतलब वहां पर पाया जाएगा। देखते हैं आगे। ये थोड़ा सा मानचित्र है, देख लेते हैं हम लोग। इस मानचित्र में देखो एक चीज छोटा सा दिया है, क्या? आणविक और तापी, आणविक ऊर्जा और तापी ऊर्जा।
तो जहाँ जहाँ काले निशान बने, जैसे नवेली हो गया, तुतीकोरिन हो गया, विजयवाड़ा हो गया, और कोट्टागुंडसे हो गया, परली, उरण, नासिक, ट्राम्बे, भुसावल, सतपुड़ा, इधर वानकवाड़ी, अहमदाबाद, धोबरन, साबरमती, गांधीनगर, ये गुजरात में है ना। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, अमरकंटक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शिवा, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तलचर आप देख लीजिए ये उड़ीसा में है, झारखंड में चंद्रपुरा है, पश्चिम बंगाल में संथालडी, कोलकाता, दुर्गापुर, और बिहार में बरौनी, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, और इधर देखिए उत्तर प्रदेश में परीक्षा, पनकी उत्तर प्रदेश में, और ये हल्दुआगंज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फरीदाबाद, ये असम में बोंगई गांव, और नामरूप, ये जो देश हैं, सॉरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपका तापी ऊर्जा केंद्र है, मतलब ताप पाए जा रहे हैं, तापी क्षेत्र है। आणविक क्षेत्र कहाँ कहाँ देख लो, कलपक्कम आणविक ऊर्जा केंद्र, कलपक्कम, कैगा, तारापुर, काकरापारा, रावत भाटा, नरौरा, ये सब क्या है आपके, तो आणविक ऊर्जा केंद्र हैं, जहाँ पर स्थापित किए गए भारत के ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था एक चीज, ये कोयला वाला क्षेत्र हम लोग देखे थे, देख लेते हैं। देख कोयला क्षेत्र, ये जो डॉट डॉट लाइन बना है ये कोयला क्षेत्र है। तो यहाँ से देखो नवेली में हमने पढ़ा था कोयला क्षेत्र, उसके बाद देखो नवेली में कोयला क्षेत्र, कोयला खान दोनों है, कोयला खान का देखो निशान बना ना काला। उसके बाद ये सिंगरौनी, ये भी देख लो, यहाँ सिंगरेनी देखो यहाँ बना हुआ है ना, आंध्र प्रदेश दिख रहा है। तो यहाँ कोयला क्षेत्र यहाँ से लेके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक भी जा रहा है। सॉरी मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में पाया जा रहा है। फिर इधर आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ये क्षेत्र पाया जा रहा है। कौन सा, यही आपका कोयला क्षेत्र। और जो कोयला के खाने जो पाई जाती कहाँ, सिंगरौली, नवेली, तलचर, कोरबा, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तलचर उड़ीसा में है, बोकारो और झरिया दोनों झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में देखने मिल रहा है। फिर यहाँ पर देख लीजिए मेकुम, और इधर देखो नजीरा, जंजीरा, है ना, ये सब क्या है, ये कोयला खान जो पाई जा रही है, और ये कोयला क्षेत्र में पाए जा रहे हैं असम में, असम मेघालय में। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिर क्या कह रहा है, लाल वाला तेल क्षेत्र, तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, इधर से देखते चलते हैं। देखो नाहरकटिया, डिगबोई, मोरन, शिवसागर यहाँ पे हो गया असम में। ठीक है, और इधर आ जाइए जगदीशपुर, इधर सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, साहिबाबाद, बबरौला, अम्बाला से होते हुए शाहजहांपुर, फिर इधर औरैया, इधर जगदीशपुर से पाइपलाइन आई है, अंता, विजयपुर, मतलब दिल्ली से होते उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान में भी अंता है वहाँ। और उसके बाद ये मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान की सीमा से होते हुए ये गुजरात में झाबुआ, अंकलेश्वर, कलोल, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, हजीरा ये है। उसके बाद ये देखो बसीन, मुंबई हाई जो हमने कहा, ये है तेल क्षेत्र पाए जा रहे हैं आप। ठीक है, मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस, ये देखो ये प्राकृतिक गैस है, ये जो बना हुआ है ये काला वाला, और यहाँ पे देखो ये जो गुजरात में पाया जा रहा है ये प्राकृतिक गैस है। ठीक है ना। और HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, तो ये गैस पाइपलाइन है जो यहाँ से देख रहे हैं आप, हजीरा से लेकर के ये इधर होते हुए जगदीशपुर भी गई है, और ये दिल्ली, सोनीपत, गुड़गांव तक गई है। तो ये गैस पाइपलाइन है। तो इतना तो हम लोगों ने देख लिया, आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं
गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचबीजे क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। कहने का मतलब जो पाइपलाइन अभी हमने आपको दिखाई है गैस पाइपलाइन, इसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है। और क्या कह रहा है कि इसने कई ऐसे क्षेत्र हैं पश्चिम से लेके मुंबई हाई से लेके बसीन क्षेत्र होते हुए जो गया है पाइपलाइन उत्तर भारत में, तो वहां तक इसने जो उर्वरक केंद्र है, खाद वगैरह के बनाने जो केंद्र लगाए गए हैं, वो बिजली केंद्र जो है वहाँ, और औद्योगिक क्षेत्र जो है गुरुग्राम हरियाणा जो दिल्ली क्षेत्र वो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर भी ये पाइपलाइन जोड़ रहा है एक दूसरे को, ठीक है, लाभ पहुंचा रहा है। इस गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की है। क्या कर रहा है इस गैस पाइपलाइन ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति, मतलब भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक गैस पहुंचाई जा रही है, दूर तक पाइपलाइन बिछा दिया गया, तो अब उस गैस को वहां से अलग अलग क्षेत्रों पे बेचा जाएगा, पहुंचाया जाएगा। तो भाई सबकी गैस की मांग है, तो गैस का उपयोग सब कर रहे हैं, चाहे गाड़ियां चल रही हो, चाहे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, तो इसलिए इसका विकास किया जा रहा है, इसमें प्रमुख मांग है। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है। मतलब जो 1700 किलोमीटर था आज वो 18,500 किलोमीटर तक बढ़ गया है, 10 गुना बढ़ गया पाइपलाइन, क्योंकि पूरे भारत में गैस की मांग हो गई है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचाने की संभावना है। 34,000 किलोमीटर से अधिक दूरी में भी गैस को पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है। गैस को भी हमारे उपयोग के लायक बनाया जाता है, तभी तो होती है, ऐसे थोड़ी निकाले भर लिए लेकर चल दी है। आगे विद्युत, आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। मतलब आजकल के युग में इसका अनुप्रयोग हो गया है कि इसके प्रति उपभोग को विकसित का सूचकांक माना जाए, विकास किया जा रहा है। भाई बिजली हर व्यक्ति को चाहिए, ठीक है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है, प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर बहते हुए पानी से बनाई जाती है, मशीन लगा टरबाइन मशीन लगा करके जैसे जल विद्युत उत्पन्न करता है, जल से बिजली बनती है। और दूसरा अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। यानी जैसे कोयला वगैरह जला कर, पेट्रोलियम पदार्थों को जला करके या गैसों के माध्यम से बिजली जो बनाई जाए, टरबाइन जो मशीन होती है उसे चलाई जाए तब बिजली बनती है, ठीक है। तो देखा जाए गर्मी में देखो भैया कोई रहना चाहता है बिना बिजली के, 10 मिनट चली जाए तो देखो कितना बवाल हो जाता है, लाइट कट गई है ना। ठंडी में देखो हर आदमी लाइट ही तो चाहिए। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है, मतलब एक बार बिजली बन गई तो एक ही जैसी बनी रहेगी। तेज बहते जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है ना, जो पानी तेज बह रहा हो उसी से बिजली बनाई जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। पानी के द्वारा बनाई जाने वाली बिजली क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। तो नवीकरण बार बार नया बनने वाली संसाधन के रूप में जाना जाता है, और बिजली बनाने के कई कारखाने केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में, दामोदर घाटी कारपोरेशन पश्चिम झारखंड और कोपल्ली हाइड्रिल परियोजना आदि। कौन कौन सी, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपल्ली हाइड्रिल परियोजना आदि हैं जो बिजली बनाने के केंद्र स्थापित हैं। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। जो ताप बिजली बनाई जाती है वो किससे, कोयले से, पेट्रोलियम पदार्थ से, प्राकृतिक गैस वगैरह से।
तो ताप विद्युत ग्रिल और नवीकरण योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। ताप विद्युत में उन वस्तुओं का उत्पादन, जो उन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वो बार बार नया नहीं बनते, एक बार बनने के बाद काम उनका खत्म। जैसे कोयला आपने जलाया, कोयला जलाने के बाद काम खत्म, भी कोयला दूसरे उपयोग में नहीं आएगा, राख बन जाता है। ठीक है, कह रहा है अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए तथा उनसे प्रयुक्त ईंधन भी लिखिए। चलिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, क्या कह रहा है? गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया। ऊर्जा का जो प्रयोग बढ़ता जा रहा है, उससे कह रहा कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया। तेल, मोटर गाड़ियां देखो चल रही हैं, गैस ज़्यादा से ज़्यादा जीवन निर्वाह हो रही है, तो भैया इन सब चीज़ों पर जीवन निर्वाह हो गया, सही बात है। तेल वगैरह से, गैस वगैरह पे आदमी डिपेंड है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतें तथा उनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। और एक बात कह रहा है भैया बच्चों, देख लो, जो गैस है उसका एक बार उपयोग करोगे वो खत्म, तेल एक बार उपयोग करोगे खत्म, दोबारा बन नहीं रहा जल्दी से। और कह रहा है इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। जैसे देखो अभी 1,000 रुपये के आसपास सिलेंडर मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है, बीच में 1200 गया था शायद, अब कम हुआ है थोड़ा। तो 1,000 रुपये, अभी ये 400, 300, 400 रुपये में गैस मिलता था सिलेंडर, आज कितने का? 1,000 का सिलेंडर हो गया। तो कीमत बढ़ी काफी तेजी के साथ। पेट्रोल कभी 27-28 रुपये डीजल था, 30-40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये पहुंचा, 65 रुपये पहुंचा, इकट्ठा 100 रुपये, 95 रुपये पहुंच गया ये। आज कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कीमत बढ़ गई, और कमी भी होती जा रही जहां से निकालना है। संभावना इसके बनने की कम है, क्योंकि काफी वर्षों में बनता है। इसलिए आगे बिजली कहां से प्राप्त की जाएगी, ताप कहां से प्राप्त किया जाएगा, ये एक चिंता का विषय हो गया है। ठीक है, सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। कह रहा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, देश की जो अर्थव्यवस्था उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव वृद्धि पर पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है? इसके अतिरिक्त जो जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। पर्यावरण की समस्या उत्पन्न करेगा ही भैया, देख लेते कैसे। लकड़ी जलाएंगे, कोयला जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, पर्यावरण में फैलेगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, है ना। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ऐसे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए वस्तुओं की जरूरत है, पदार्थों की जरूरत है, जिनसे पर्यावरण को नुकसान ना हो और बार बार नया बनता रहे। भैया सौर ऊर्जा, सूर्य से बिजली बनाएं तो क्या सूर्य की किरणें कम हो जाएंगी? नहीं, फिर नहीं कल से उतनी। तो सौर ऊर्जा हवा के द्वारा बनाई जाती है, हवा कम होने वाली चीज नहीं कि खत्म होने वाली चीज। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की लहरों से तेली चल रही तो उसमें टरबाइन मशीन बना के लगा के चलाए, वहां लगा के। जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ, जो बचे खुचे पदार्थ है, गोबर या जो बचे खुचे चीजें हैं, उनसे बिजली बनाई जाए, है ना, इनका उपयोग किया जाए। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीव भाव साधनों में समृद्ध है। किसमें किसमें कह रहा है? भारत धूप, जल तथा जीव भाव, मतलब भारत में धूप भी बढ़िया मिल रही है और पानी भी खूब बढ़िया उपलब्ध, और जिसकी वजह से जीवों के भार में साधनों में भी समृद्ध है, यानी ये सब बड़ी मात्रा में पाई जा रही।
भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास है तो बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए। मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जैसी चीजों के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनसे बिजली बनाने के लिए बढ़ावा मिल सके। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज हम लोग इतना ही देखते हैं ना। एक मिनट देख लेते हैं। चलो इसे देख लेते हैं अभी। और क्या कहते हैं, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की है। अणुओं के जो रूप है उनकी संरचनाएं बदल देने से कह रहा होता है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा जो होती है गर्माहट, उसके रूप में ऊर्जा निकलती है, बहुत ज्यादा विमुक्त होती है और उसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। जो उसमें निकलने वाली ऊष्मा गर्माहट निकलती है तब तो निकलता है, तो उसी के क्या करते हैं, निकलती है तो उसी ऊर्जा से बिजली बना लिया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ कह रहा है यूरेनियम पाया जा रहा है? यूरेनियम और थोरियम झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। मतलब यूरेनियम और थोरियम झारखंड में भी पाया जा रहा है और राजस्थान की जो अरावली पहाड़ी है वहां पर भी यह पाया जा रहा है। का प्रयोग परमाणु आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। इन्हें कह रहा है इसका उपयोग किस में किया जा रहा है? परमाणु तथा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। परमाणु ऊर्जा और आणविक ऊर्जा जो बनाई जाती है उसमें यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। कह रहा है कि केरल में जो मोनाजाइट रेत पाई जाती है, बालू जो रेत कहते हैं, उसमें भी थोरियम पाया जाता है। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाइए तथा उनके राज्यों के नाम ज्ञात करें जिनमें से अवस्थित है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मानचित्र जो दिखाया था परमाणु और अणु ऊर्जा है वही थे। सौर ऊर्जा यानी कि बिजली से बनाई जाने वाली, सूर्य की किरण से बनाई जाने वाली बिजली, सूर्य से बनाई जाने वाली। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। कैसा? गर्म प्रदेश, उष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्र है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। मतलब बिजली जो बनाई जाए वो सूर्य से बनाई जाने वाली बिजली की संभावनाएं ज्यादा है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सूर्य मिल रहा है, हमको किरणें मिल रही सूर्य की, रोशनी मिल रही, इसलिए बिजली बनाने की संभावना ज्यादा है, बहुत ज्यादा संभावना है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा कह रहा है? फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा। सौर ऊर्जा की जो प्लेटें लगती हैं, आप लोगों के घर पे देखा होगा कहीं कहीं हर जगह चौराहे, वही कह रहा है फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में, उसके द्वारा सीधे सूर्य की किरण को बिजली के रूप में बदल दिया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कह रहा है दूर दूर तक, भारत के गांव में दूर दूर तक लोग बिजली का बिल बचाने के लिए सौर ऊर्जा अपने घरों में लगवा रहे हैं। देखो सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया है, कुछ छूट दी है, सब्सिडी दी है सरकार ने सौर ऊर्जा लगवाने के लिए। ठीक है, अपने अपने घरों में सौर ऊर्जा लगवाइए। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। कुछ सरकार की तरफ से कुछ सौर ऊर्जा केंद्र जो है भारत में कुछ जगह पर स्थापित किया जा रहा है, लगाए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। मतलब सौर की ऊर्जा, जो बिजली की ऊर्जा, उससे बनाने से क्या होगा, लकड़ी का जो उपयोग किया जा रहा है या कंडे का जो उपयोग किया जा रहा है उपले का, उसका उपयोग कम किया जाएगा अगर बिजली द्वारा, सूर्य द्वारा बिजली बना के दी गई तो। ठीक है,
आगे आगे देखते क्या कर रहा है। फलस्वरूप यह सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण उपकरण, मतलब सूर्य के द्वारा बनाई गई बिजली से दुग्ध का परीक्षण किया जा रहा है। दूध परीक्षण उपकरण, दूध को जो चेक करने वाली मशीन है वो चलाई जा रही है। यहाँ का फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और किसी में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। यानी कहने मतलब जो लकड़ी का उपयोग कम हो जाएगा, लकड़ी जलेगी नहीं तो धुआं नहीं होगा, उपला नहीं जलेगा धुआं नहीं होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वनों को कम काटेंगे लोग, लकड़ियों को उपयोग नहीं होगा तो वन को नहीं काटेंगे, जंगल को लकड़ी को नहीं काटेंगे, पेड़ों को नहीं काटेंगे लोग। तो उससे क्या होगा, जो गोबर बचेगा वो खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे अगले भाग में। तो वीडियो चूँकि लंबा हो गया है तो आज इतना ही देखते हैं, कल इसका आखिरी भाग लेके आएंगे हम लोग। तो बच्चों बस इतना कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों को भेजिए, लोग देखें, वो भी लाभ लें इस वीडियो का। आप लोग बच्चे, हमारे जो बच्चे हो SBK इंटर कॉलेज के या छत्रधारी इंटर कॉलेज के, कम से कम आप लोग बताओ तो सही कि कैसा लग रहा है वीडियो, सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। हमारा उत्साह बढ़ाइए भाई, कई दिनों बाद आए, देखो तबीयत ठीक नहीं चल रही फिर भी हम बनाने आए हैं आपको वीडियो। तो मिलते हैं कल, ठीक है, धन्यवाद।